हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार, शिक्षा शास्त्र विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया जा रहा था, हम लोग बीए द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जो प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल। इसके बारे में इससे पूर्व में हमने आपको बता दिया है शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ। इसके बाद से आपको आज पढ़ना है शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध। ठीक है, दोनों का संबंध कैसे है। तो आपको पता होगा कि कोई भी दो व्यक्तियों का जब संबंध बनता है तो दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पे किसी का भी संबंध स्थापित होता है और संबंध चलता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा और मनोविज्ञान है दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित है और दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना एक अधूरा है। अतः हम इस शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध पढ़ना है तो इन दोनों के एक दूसरे के प्रभाव को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव किस प्रकार से है, किस दृष्टि से। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से बताया है कि मनोविज्ञान का जो प्रभाव शिक्षा पर किस रूप में पड़ता है। तो सबसे पहले देखना, शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा। जैसे हमने आपको कल बताया था कि मनोविज्ञान क्या है? एक स्वतंत्र विषय है। क्या है? एक स्वतंत्र विषय है। इस स्वतंत्र विषय के बहुत सी शाखाएं हैं, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान भी क्या है? एक शाखा है। स्वतंत्र मनोविज्ञान एक विषय के रूप में 1880 ईस्वी में इसका विकास हुआ था और स्वतंत्र रूप से एक निश्चित एवं स्वतंत्र रूप धारण करने वाला जो शिक्षा मनोविज्ञान था वो 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा बना, जिसके आधार पर शिक्षा और मनोविज्ञान एक विषय के रूप में निश्चित स्वरूप धारण किया, जिसमें हम शिक्षा संबंधी बालक के शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। यानी कि बालक के जो भी मानवीय व्यवहार है उसके शैक्षिक परिस्थितियों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव है। दूसरा क्या कि मनोविज्ञान का अध्ययन वस्तु समृद्धि, यानी कि शिक्षा का जब प्रभाव मनोविज्ञान पे पड़ा तो क्या हुआ कि मनोविज्ञान का जो अध्ययन वस्तु, मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है, मनोविज्ञान की जो विधियां हैं, ठीक है, इनका जो मतलब हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु है, उनको समृद्ध बनाने का कार्य किसका था? हम कह सकते हैं कि इसमें किसका प्रभाव पड़ रहा है? मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि शिक्षा जो भी है, शिक्षा के जो भी तथ्य हैं, मनोविज्ञान के जो भी अध्ययन वस्तु हैं, इन अध्ययन वस्तुओं को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध है। अगला जो था वह शिक्षा संबंधी समस्याओं पर मनोवैज्ञानिक किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ा कि शिक्षा में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी साधन होना चाहिए, वह साधन के रूप में एक मनोवैज्ञानिक शोध हुआ, जो मनोविज्ञान के द्वारा विकसित हुआ। और इस मनोवैज्ञानिक शोध के आधार पर ही शिक्षा संबंधी अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव है। अब इसी क्रम में हम ये देखते हैं कि शिक्षा का भी मनोविज्ञान पर प्रभाव है। तो शिक्षा का मनोविज्ञान पर किस प्रकार से प्रभाव है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे है शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव। शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव के रूप में हम क्या देखते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में मनोविज्ञान का प्रभाव है। शिक्षा संबंधी जो भी उद्देश्य हैं, अगर हम देखते हैं कि शिक्षा के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। एक क्या होता है? व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, दूसरा क्या होता है? सामाजिक उद्देश्य होते हैं। तो इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति में मनोविज्ञान का प्रभाव है। जैसा कि आपको पता है कि व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है और व्यक्तिगत विकास में रुचि, क्षमता, योग्यता का ध्यान रखना आवश्यक है। और रुचि, क्षमता, योग्यता को ध्यान में रखने का जो तत्व कार्य करता है वो मनोविज्ञान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के शिक्षा संबंधी जो भी उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में मनोविज्ञान का योगदान है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रभाव है। अगला पाठ्यक्रम निर्माण एवं चयन में मनोविज्ञान का प्रभाव। देखिए पाठ्यक्रम क्या होता है? सिलेबस होता है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? कैरिकुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो क्या होता है? एक प्रकार का दौड़ का मार्ग होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दौड़ का मार्ग होता है और उस मार्ग पे चलते व्यक्ति या बालक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है।
तो किस बालक के लिए, किस बालक की किस प्रकार के पाठ्यक्रम में रुचि है, किस प्रकार की उसकी योग्यता है, कितनी उसकी क्षमता है, उसकी रुचि क्षमता योग्यता के आधार पर क्या करना है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना है और बालक की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनके पाठ्यक्रमों का चयन करना है, जिसके आधार पर बालक उस पाठ्यक्रम का अध्ययन करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। तो बालक को पाठ्यक्रम का चयन करने के लिए, ठीक है, और बालक के रुचि क्षमता योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए मनोविज्ञान का होना आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा संबंधी जो भी पाठ्यक्रम, उन पाठ्यक्रमों के निर्माण एवं चयन में मनोविज्ञान का प्रभाव है। ठीक है, उसके बाद से आपका अगला जो पॉइंट है वह शिक्षण विधि के निर्माण एवं चयन में प्रभाव। जैसा कि आपको पता है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी एक दूसरे से भिन्न है ना, तो सभी लोग एक समान गति से नहीं सीख सकते, एक निश्चित विधि के माध्यम से नहीं सीख सकते, सभी लोग एक दूसरे से डिफरेंस है, इसलिए उनको जो भी चीज़ें सीखना है वह एक ही विधि के आधार पे नहीं सीख सकते। सबकी रुचि क्षमता योग्यता अलग अलग है, तो सीखने की जो शक्ति है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो भी क्या होगी, एक दूसरे से भिन्न होगी। अतः बालक के अनुसार अनेक प्रकार की नवीन शिक्षण विधियों का निर्माण करने में भी मनोविज्ञान का प्रभाव है। जैसे आपको पता है कीटन गार्डन, मॉन्टेसरी, खेलकूद, ह्यूमैनिटीज, ये सभी नवीन विधियों के माध्यम से जो मनोविज्ञान की देन है, बालक क्या करता है, सीखता है। और किस आधार पे सीखता है, अपनी योग्यता क्षमता के आधार पे सीखता है। ठीक है, उसके बाद से अगला प्रभाव क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा के निर्माण में इसका प्रभाव। जैसा वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, वो वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है, बाल केंद्रित है। कैसी है, बाल केंद्रित है। यानी कि बाल केंद्रित का तात्पर्य क्या होता है, बालक को केंद्र मानकर प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा होती है उसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अब बालक को केंद्र माना जा रहा है, यानी कि बालक का व्यक्तिगत ध्यान दिया जा रहा है, कि बालक का व्यक्तिगत ध्यान देने का तात्पर्य क्या है, कि उसकी रुचि क्षमता योग्यता को ध्यान में रखा जा रहा है। और रुचि क्षमता योग्यता को ध्यान में रखने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, मनोविज्ञान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में या शिक्षा प्रणाली में मनोविज्ञान का प्रभाव है, जिसके माध्यम से शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया गया। ठीक है, अगला है अनुशासन स्थापना में मनोविज्ञान का प्रभाव। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी हम औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के माध्यम से, किसी भी संस्था के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, तो वहाँ पे एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम में अनुशासन एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिस आधार पे वह संस्था संचालित होती है। तो उस संस्था को संचालित होने के लिए अनुशासन का होना अति आवश्यक है। और आपको पता है कि प्राचीन काल में जो अनुशासन व्यवस्था थी पूर्णतः दंडात्मक थी, और वर्तमान समय में हम किसी भी बालक को अनुशासन में दंड के माध्यम से नहीं रख सकते। अतः मनोवैज्ञानिक अनुशासन की व्यवस्था मनोविज्ञान की देन है, जिसके द्वारा विद्यालय या किसी भी संस्था में अनुशासन की स्थापना की जाती है, जिसके द्वारा बालक की कारणों का पता लगाया जाता है। मनोविज्ञान के द्वारा बालक के अनुशासनहीनता के कारणों का पता लगाया जाता है और उन कारणों को दूर किया जाता है। उसके बाद से बालक अनुशासन प्रिय हो जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी अनुशासनहीनता नहीं करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रभाव अनुशासन स्थापना के लिए भी है। ठीक है, अगला है शैक्षिक समय सारणी के निर्माण में प्रभाव। अब आपको पता है कि बालक किस समय पे ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसके अंदर किस समय पे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो समय के अनुसार जो भी जटिल विषय हैं उन जटिल विषयों को बालक की ऊर्जावान समय पे क्या करना है, समय सारणी में फिट करना है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि मैथ क्या है, एक जटिल विषय है। अब मैथ को पढ़ाने के लिए हम क्या करें कि हाफ टाइम के बाद पढ़ाएं, तो हाफ टाइम के बाद क्या होता है, बच्चे के अंदर एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे लॉस होने लगती है। इसलिए क्या करना चाहिए, बालक की क्षमता को देखते हुए उनके पाठ्यक्रम के समय सारणी को निर्धारित करना चाहिए, जिसके माध्यम से बालक क्या कर सके, उस पाठ्यक्रम को अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर क्या कर ग्रहण कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि समय सारणी निर्धारित करने में भी मनोविज्ञान का प्रभाव है। ठीक है, अगला है परामर्श एवं निर्देशन में मनोविज्ञान का प्रभाव। परामर्श एवं निर्देशन का तात्पर्य क्या है कि संसार में सभी लोग, यानी कि कोई भी ऐसा बालक है जो सीखने में उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं,
तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए परामर्श एवं निर्देशन का होना आवश्यक है। अब वह कठिनाइयाँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, इस प्रकार की कठिनाइयों का उत्पन्न होने का कारण क्या है और ये कठिनाइयाँ उसी बालक के साथ क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इन सभी कारणों का पता लगाकर उसे एक अच्छा निर्देशन देना आवश्यक है, जिसके माध्यम से वह अपने शैक्षिक मार्ग पे सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, अगला है अधिगम में मनोविज्ञान का प्रभाव। अब देखिए यहाँ पे अधिगम का तात्पर्य क्या है, अधिगम का तात्पर्य, अधिगम का संकुचित अर्थ में क्या होता है, अधिगम का अर्थ सीखना होता है, लेकिन व्यापक अर्थ में अगर जो अधिगम का अर्थ हम देखें तो क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। यानी कि बालक क्या होता है, जिस तरह से उसका विकास होते जाता है वह कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको सीखते जाता है और उस सीखने के आधार पर अपने व्यवहार में क्या करने लगता है, परिवर्तन करने लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान विषय है यह मनोविज्ञान बालक के सीखने में भी प्रभाव डालता है कि बालक किस प्रकार से सीख रहा है, उसके लिए किस प्रकार की विधियाँ होनी चाहिए, कौन सी पाठ्यक्रम होनी चाहिए, किस समय पे किस पाठ्यक्रम का उसे अध्ययन करना चाहिए, कहाँ उसे सीखने में समस्या हो रही है, वो समस्या क्यों हो रही है, इन सभी तथ्यों का पता लगाने का कार्य मनोविज्ञान करता है, जिसके माध्यम से बालक को अधिगम करने में अपना पूर्ण योगदान देता है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव, मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव है और शिक्षा का भी मनोविज्ञान पे प्रभाव है। अतः इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, अब इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, उसका सबसे पहला जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बारे में आपको बता दें, जैसा कि आप लोगों को सामान्य अर्थों में लगता होगा कि व्यक्ति का जो बाह्य आकार है, ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति के बारे में हम संक्षिप्त में बता दे रहे हैं कि व्यक्तित्व का अंग्रेजी नाम क्या है, पर्सनालिटी है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। इस तरह से हम देखते हैं तो व्यक्तित्व का जो प्रकार है वो मुख्यतः 3 बताया गया। कितना बताया गया, 3 बताया गया। एक शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर, और जो दूसरा बताया गया है वो समाजशास्त्रीय आधार पर, समाजशास्त्रीय आधार पर, और तीसरा जो बताया गया है वो बताया गया है मनोवैज्ञानिक आधार। अब इसे हम आप लोगों को बताते हैं संक्षिप्त में। जो आपका शरीर रचना के आधार पर बताया गया है, रचना के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार बताया गया, वो जर्मन के एक शिक्षा शास्त्री या हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है क्रेचमैन। इन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए, जैसे लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय। इस आधार पर इन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। उसी रूप में देखते हैं समाजशास्त्री जो आधार बताया है तो वो स्प्रेंगर ने बताया है, और स्प्रेंगर ने बताया है कि व्यक्ति का सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर उसके व्यक्तित्व को हम जान सकते हैं। अगला जो है मनोवैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार को जिंग महोदय ने बताया है, और इन्होंने बताया है कि व्यक्ति का साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, ठीक है, जिसके आधार पर हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन भी कर सकते हैं और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है जिसमें व्यक्तित्व भी शामिल है। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, सभी व्यक्तियों का अध्ययन करता है। इसलिए इस संसार में जो भी व्यक्ति हैं सभी क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। क्या है, सभी एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए सबकी रुचि क्षमता योग्यता अलग अलग है, और रुचि क्षमता योग्यता के आधार पर उनके लिए जो सीखने का पाठ्यक्रम है या सीखने का जो तरीका है, हम कह सकते हैं कि सीखने की जो विधियाँ हैं वो सभी अलग अलग होनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो व्यक्तिगत विभिन्नता है। सभी व्यक्तियों का अलग अलग एक तुलनात्मक विधि के माध्यम से एक दूसरे का तुलना करके सबका अध्ययन करता है। अगला मानसिक योग्यता में उसका मापन। बालक की मानसिक योग्यता क्या है, मानसिक योग्यता मापने के लिए बुद्धिलब्धि का होना। बुद्धिलब्धि ही एक ऐसा आधार है जिसके माध्यम से बालक की बौद्धिक क्षमता को मापा जाता है, और बौद्धिक क्षमता का मतलब उसकी मानसिक योग्यता क्या है, उसकी आईक्यू लेवल उच्च लेवल की है, निम्न लेवल की है,
सामान्य है, इस तरह से उसकी योग्यता देखी जाती है, किस प्रकार के वो कार्य कर पाता है, किसी भी प्रश्न को कितने समय में वो हल कर पाता है, इस आधार से देखा जाता है और उसका मापन भी किया जाता है। और मापन करने का जो कार्य है बौद्धिक क्षमता का, वो बुद्धि लब्धि के द्वारा होता है। अगला है मानव अभिवृद्धि एवं विकास। मानव अभिवृद्धि के बारे में जानते हैं। अभिवृद्धि जो होता है सामान्य अर्थों में क्या होता है, बालक के लंबाई, चौड़ाई, भार इत्यादि में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो अभिवृद्धि कहलाता है। विकास जो होता है बालक के शारीरिक मानसिक व्यवहार में जो होने वाला परिवर्तन होता है वो विकास कहलाता है। और मानव का जो अभिवृद्धि एवं विकास है मतलब मानव की शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक और उसके शरीर के जो भी कोशिकाएं हैं उनका विकास किस रूप में होता है, ठीक है, इन्हें सबका अध्ययन करने कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तब हम कह सकते हैं कि मानव अभिवृद्धि एवं विकास भी शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, अध्ययन क्षेत्र है। अगला है मापन एवं मूल्यांकन। मतलब क्या, बालक का मापन करना, उसके व्यक्तित्व का मापन करना। व्यक्तित्व के मापन के लिए अनेक प्रकार की विधियां बताई गई हैं और उसका क्या करना है, मूल्यांकन भी करना है, ठीक है। उसी प्रकार से निर्देशन एवं परामर्श के पूर्व में हमने आपको बताया। अगला है रुचि, अवधान, चिंतन, स्मृति, विस्मृति। यह एक व्यक्ति का क्या होता है, पक्ष होता है, इंटरेस्ट, मतलब व्यक्ति को किस चीज में ज्यादा रुचि है, ठीक है, उसका भी ध्यान मनोविज्ञान रखता है। अवधान, साइकोलॉजिकल भाषा यानी कि मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या, ध्यान को हम किस नाम से जानते हैं, अवधान के नाम से जानते हैं। मतलब बालक के ध्यान जो है वो किस प्रकार से केंद्रित होते हैं और किस वस्तु के तरफ ज्यादा केंद्रित होते हैं इसका भी। और बालक की जो चिंतन प्रक्रिया, कल्पना की जो शक्ति है, स्मृति याद करना, विस्मृति भूलने, इन सभी तथ्यों की, यह सभी क्या है, बालक के पक्ष हैं। इन सबका ध्यान रखना आवश्यक है और इन सबका ध्यान रखना और इसका अध्ययन भी करता है कौन, मनोविज्ञान। अगला है मानसिक स्वास्थ्य। आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब तक बालक की मानसिक स्वास्थ्य बनी नहीं होगी तब तक वह व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान प्राप्त करने में अक्षम होगा। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण। पाठ्यक्रम निर्माण का हमने इसमें पूर्ण रूप से बताया है कि पाठ्यक्रम जो निर्माण होता है वो किस आधार पे होता है, वो बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता के आधार पे होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे होता है। शिक्षण विधियां भी हमने बताई हैं कि बालक किस विधि के माध्यम से सीखना चाहता है, किस विधि के माध्यम से वह सीख सकता है, किस विधि में उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि सभी बालक लेक्चर के माध्यम से ही सीखते हैं। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो करके सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं, ठीक है, मॉन्टेसरी पद्धति के माध्यम से, फ्रोगल के द्वारा जो दी गई विधि है इसके माध्यम से। उसके बाद से अधिगम प्रक्रिया, सीखने की जो प्रक्रिया है इसका भी अध्ययन कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। ये आगे आप लोगों का एक टॉपिक है, इसके बारे में बताया जाएगा। अगला है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक में कौन कौन से बालक आते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं और मंद बुद्धि बालक भी आते हैं। इनका भी अध्ययन कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। धन्यवाद। आप लोगों का जो टॉपिक था वह समाप्त होता है और इसके बाद से अगली वीडियो में आपसे मिला जाएगा।